हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के सह संचालक और सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ भर्ती 2023 का एग्जाम जो हुआ था, जिसको MBD 23 बोलते हैं। उसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे और 10 के 10 के सोल्यूशन अपन देखेंगे। तो देखो, यदि कृषि वृत्त, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि कृषि वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो, हम क्या बोल रहा है कि सर्कल का पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर बराबर है किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर से। तो देखो, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4a। तो देखो, इससे ये कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, और जब ये 2 इसके नीचे यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr/2 इक्वल टू a। ये इसकी वैल्यू बनी यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। हमसे ये पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा। क्षेत्रफल का रेशियो बोल रहा है। देखो, सर्कल का एरिया का रेशियो पूछ रहा है आपका स्क्वायर के एरिया से। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ये है πr स्क्वायर। इससे पूछ रहा है तो स्क्वायर से इससे पूछ रहा है, क्या नाम है इसका, स्क्वायर के। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर फॉर्मूला था a का स्क्वायर। अपन रेशियो की जगह इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे। देखो, πr स्क्वायर इक्वल टू, ये a है तो a की वैल्यू हम कितनी निकाल के रखे हैं, πr/2 रखे हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास बचेगा ना, देखो, πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो देखो, r का स्क्वायर कटा r के स्क्वायर से, एक पाई कटा, तो वैल्यू क्या बची, यहाँ पे बची 1। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 4, और यहाँ पे क्या है पाई। 4 इक्वल टू पाई है, ये हो गया 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 22/7। जब ये 7 जाके ऊपर इससे इंटू होगा तो क्या बनेगा, 28 इक्वल टू आपका 22। तो ये कितना कटा, तो देखो कटा ये कितने बार में, ये जाएगा 2 से 14 बार में, और ये जाएगा 11 बार में। तो क्या रेशियो निकल के आया, 14:11 का रेशियो आपके पास निकल के आया, जो हमारे पास किसमें और कौन सा ऑप्शन में है, एक मिनट, 14:11। 14:11 का आंसर हमारे पास निकल के आया, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर 2 टू द पावर x प्लस 6 बराबर है 8 टू द पावर x प्लस 1 से, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 2 है, 2 टू द पावर x प्लस 6 है। मेरे को ये जो 2 है इसी का बेस बनाता हूं मैं यहाँ पे। तो कैसे बना पाऊंगा, जो 8 है, 8 को अगर मैं 2 के बेस में लाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, 2 का जो क्यूब होता है वो 8 के बराबर होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 होता है ना। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया मेरे पास, यहाँ हो गया मेरे पास 2 का क्यूब अंदर, और बाहर क्या है, x प्लस 7। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे बहुत पहले कि जब x होता है और x टू द पावर m होती है, और उसके ऊपर जब n होता है, तो जब ये खुलता है तो ये x टू द पावर m n हो जाती है, इनटू हो जाता है आपस में। ठीक है, उसी चीज को अपन यहाँ लगा लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या निकल के आया, 2 x टू द पावर 6 इक्वल टू 2। ये 3 जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3। अब आपको एक चीज पता होगा, जब इसका बेस बराबर है तो हम इसको हटा सकते हैं। अब हम केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे इसको। तो देखो, x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3, ये हो जाएगा। जब मैं x को एक तरफ ले आऊंगा तो ये प्लस में इधर को ले आया तो माइनस हो जाएगा। ये 6 में से 3 गया, और ये 3x है, 3x में से x आके इधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर बचेगा आपके पास 3 इक्वल टू 2x। तो क्या हुआ, ये हुआ 3/2 इक्वल टू x। मतलब 3/2 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो, जितना कठिन लग रहा है उतना इजी क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला हमको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमेशा प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 अपॉन और ऊपर टाइम, ये होता है। तो देखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि के ब्याज से, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो p ही है, मान लो। p मत मानो यार, नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। प्रिंसिपल मान लो आप कि x है,
प्रिंसिपल एक्स है मान लिया आप, तो अब आप कहाँ कहाँ एक्स रखोगे? देखो अमाउंट है, जो अमाउंट हमारा क्या हो रहा है 3, इसको जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 8 3 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 27/8 बनेगा ये कितना गुना हुआ है 27/8 किसका x का, प्रिंसिपल की जगह क्या आएगा x, यहाँ पे क्या है तो 1, यहाँ पे क्या है 1 प्लस r/100 और टाइम में कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, तो इसको अपन यहाँ 3 लिख लेते हैं, सिंपल, x से x कटा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसका क्यूब निकालना चाहूँ तो नहीं निकलेगा क्या? अगर मैं इसका अंडर क्यूब कर दूं, क्यूब से नहीं बोल रहा हूँ ना, क्यूब से 27/8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपका 1 प्लस r/100, ये इसका क्यूब है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसका क्यूब दोनों साइड क्यों लगाया हूँ, तो अगर हम कोई भी चीज दोनों साइड करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर जैसे अगर मैं इधर +2 करूंगा और अगर इधर ही +2 करूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, दोनों में 2 बढ़ जाएगा। -4 करूंगा, इससे भी -4 करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो देखो क्यूब में क्या होता है, ये 3 बार में निकलता है, तो 27 का किसका क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, और 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो 3 और 2 बाहर आ गया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस r/100। इतना काम हुआ, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप एक बात बताओ मेरे को सिंपल सा, मैं इसको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इसको इधर ले आता हूँ, तो देखो 3/2 है ये, -1 कर लेता हूँ, इधर क्या बचा r/100 बचा, इधर इधर से क्या वैल्यू निकल के आई, इधर से निकल के आई, देखो 2 ऊपर जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू r/100। जब इस 2 से मैं 100 को काटूंगा तो 50 बार में कट जाएगा, और जब ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर जाके यही 50 जब यहाँ पे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी r की 50%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 50 आया और रेट है तो परसेंट, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयतकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, यदि इसका परिमाप 50 इकाई है तो लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? देखो आयतकार बोल रहा है, मतलब रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल हुआ, इसका जो टोटल एरिया है बोल रहा है, इस पूरे का एरिया जो बोल रहा है ये कितना बोल रहा है 150 यूनिट, 150 यूनिट बोल रहा है। और ये क्या है, ये है हमारा लेंथ और ये है हमारा ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ की टोटल कितनी बोल रहा है, जो पेरीमीटर बोल रहा है वो, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी टोटल ही तो होती है लेंथ और ब्रेथ की, ये बोल रहा है 50 यूनिट। आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जो रेक्टेंगल होता है इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l + 2b। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये l है, ये l है, 2l और 2b, दो ब्रेथ को मिला के 2l + 2b हो गया, जो कॉर्नर है उसके, है ना। तो देखो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है पहले से, और इधर आपका, एक मिनट ना, इधर हमारा क्या है पहले से, इधर हमारा, हम इसको 2 को बाहर निकाल लिए कॉमन, और ये l + b हमारे पास कितना आ गया, तो 25l + b आया हमारे पास, ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब आप इसको हटा दो, जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमेशा l × b, और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो 150 ही इसका l × b नहीं हो जाएगा, लेंथ × ब्रेथ, लेंथ × ब्रेथ वो हो जाएगा ना। तो देखो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। देखो हमको पता चल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का टोटल 25 होना चाहिए, यहां से निकाले है ना अपन, यहां से और यहां से, है ना। तो देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों का टोटल होना चाहिए 25, और आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा होना चाहिए 150। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखो केवल ऑप्शन नंबर जो डी है, इन दोनों का टोटल आप करोगे तो 15 और 10 हो जाएगा 25, एक मिनट ना, 15 और 10 का टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 25, और वहीं पे अगर आप 15 × 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 150। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्ट तक कट तरीके से मैं इसको बताया हूँ, समझाने बस में लेंदी लग रहा है। देखो यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितना % कम करना चाहिए ताकि उसका उपभोग
पर समान व्यय बने रहे। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि मान लो अभी हमारा एक्स अमाउंट में खर्चा चल रहा है, अब अगर उसमें 50, मान लो अगर एक्स अमाउंट में हमारा 1 किलो सामान आ रहा है, अब उसमें 50% वृद्धि हो गई है, वो बढ़ गया उसका रेट, है ना? तो हम उसको अपने कंजप्शन को, अपनी खपत को कितना परसेंट, कितना कम कर दें कि हमारा व्यय उतना ही बना रहे, खर्चा उतना ही बना रहे। मैं इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक, आप हमेशा याद रखना, R अपॉन 100 बढ़ रहा है ना, तो प्लस R, इतना करो। तो देखो, ये R की जगह क्या रखोगे, 50 जो बढ़ रहा है, नीचे क्या है 100 और R क्या है 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बाई 150। काटो, कितना निकल गया आंसर, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। एकदम इजी। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका यहां से बनाता हूं। मान लो खर्चा 100 रुपए है, मान लो खर्च 100 रुपए है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको, खर्च 100 रुपए है। अब अपन इसको देखते हैं, पहले 100 रुपए था, 50% बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा नया खर्चा, 150 रुपए हो गया होगा, 150 रुपए हो गया होगा। तो कितना परसेंट हमारा कंजप्शन बढ़ा है, 50%। रेट बढ़ा है ना, और किस पे बढ़ा है, तो 150 पे बढ़ा है, हम ऐसे निकालेंगे इसको। तो ये 50 बटे 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ये दो तरीके हैं, दोनों अच्छे तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 24 और 168 है, और दो संख्याएं इस अनुपात में, तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले आप ये देखो, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हमेशा होता है फर्स्ट संख्या से और सेकंड संख्या का, ठीक है। तो देखो, एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास 24 है, एचसीएफ हमारे पास क्या है, तो 168 है। संख्या हमारे पास 1:7 में है, तो अपन सीधे सीधे इसमें x लगा के इसको संख्या ही बना लेते हैं। तो ये हो गया 1x, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 7x। आप यहां रखो इसको, तो देखो x इंटू 7x, इतना हमारे पास हुआ। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अभी अपन रुकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखो, 24 इंटू 168 है, 7 है, तो 7 तो अकेले रहेगा, ये x है, x का स्क्वायर हो गया। 7 से अगर मैं इसको काट सकता हूँ, 7 से मैं इसको काट सकता हूँ, 7 2 ज़ा 14 और 4 ज़ा 28, ठीक है। क्या आया, 24 24 आया, तो देखो 24 24 24 24 आया, और ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, और इधर भी क्या है, 24 24 का स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, तो इंटू करने के बजाय देखो इस जगह पे दिमाग लगाना रहता है। अगर मैं इसको इंटू करने जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर अपन रूट करते हैं इसको, तो हमारा वैल्यू 24 निकल के आ जाएगा एक्स का। अब आप एक चीज देखो, हमारी संख्या क्या क्या है, हमारी संख्या है एक्स, और दूसरी संख्या क्या है 7x। तो x की जगह पहली संख्या तो हमारी 24 आ गई, दूसरी संख्या क्या होगी 7 इंटू 24, बस इतना सा करना है। 7 4 ज़ा 28 का 8, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 1 2 16, तो 168 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। और छोटी संख्या बोलती तो 24 हो जाती। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी छोटी चीजों को आपको अरेंज करना है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपका इसमें दिमाग खुलेगा। किस मूलधन का साधारण ब्याज 1/4% वार्षिक ब्याज दर की दर से 1 रुपए प्रतिदिन वार्षिक ब्याज मिल रहा है उसको, ठीक है, यदि वह वर्ष लीप ईयर नहीं है। वर्ष लीप ईयर नहीं है बोल के हमको क्लियर कर दिया कि कितना है, 365 दिन होंगे, उसमें 365 दिन होंगे। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए प्रतिदिन, 1 रुपए प्रतिदिन, है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपका 365 दिन, 1 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, तो ये कितना हो गया 365 रुपए। 365 रुपए हमारा ब्याज हो गया, वार्षिक ब्याज। हे भगवान, वार्षिक साधारण, 1 मिनट ना, 1 मिनट रुक जाओ।
वार्षिक साधारण ब्याज, यह निकल के आ गया 365 रुपए। इतना हो गया क्लियर। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ऐसा की जगह क्या आ जाएगा? 365 हमारा है ना। अब देखो मूलधन की जगह क्या रहेगा? पी ही। रेट क्या बोल रहा है? तो 24। जब आप इसको फ्रैक्शन को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 24 25, 25/4% है ना। तो देखो ये क्या हो गया? 25 और 4 है तो 4 को अपन नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट। नीचे 100 तो है ही पहले से, और इधर टाइम कितना रहेगा? टाइम 1 रहेगा, क्योंकि अपन 1 साल के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखो आप एक चीज, 25 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, और क्या बचा? एक 1 1 5 बचा है ना। रहने दो इसको, 25 से मत काटो इसको, 25 से मत काटो, जिससे हमको कम पड़े, जितना आसान पड़े हम उससे काटेंगे। तो ये हो गया हमारा 4, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा? 16, 16 हो जाएगा। तो ये कितना है? 365 इंटू 16 इक्वल टू पी। एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ तो देखो, देखो पी हुआ तो देखो 365 है, 365 को जब आप 16 से इंटू करोगे, 365 को 16 से इंटू करोगे 30, और 36, 36 और 3 39, 3 उधर 3 बचा, 18, 18 और 3 21। इधर क्या है? इधर है आपका 365। टोटल करो, 0 4, यहाँ पे 1 गया तो 8, और ये कितना है? 5, 5,840 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा, जिस पर प्रतिदिन ब्याज बनेगा 365 रुपए, 5,840। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इसलिए बनेगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लेंदी लग रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब ई के साथ, ई के उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत 49 वर्ष है। ई की आयु कितनी है? ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। अपन 5 वर्ष पहले से निकाल रहे हैं। ठीक है, कब से निकाल रहे हैं? 5 वर्ष, बंगाली दोस्तों के साथ रह रहे के वर्ष को बर्ष लिख रहा हूं, देख रहे हो? 5, अरे फिर वही मिस्टेक, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो देखो एबीसीडी की औसत आयु कितनी बता रहा है? 45 बता रहा है। मतलब ए बी सी और डी औसत निकालने के लिए क्या किया होगा? 4 से इसको डिवाइड किया होगा। इसकी आयु कितनी है? 45। तो मतलब टोटल आयु कितनी बनी होगी इसकी? 4 से आप इसको इंटू कर दो ऊपर, ये हो गया 180 टोटल एज, टोटल एज इन चारों की। अब एक चीज देखो, अब हम अभी वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान, वर्तमान तो देखो 180 तो हमारे पास 5 वर्ष पहले है, प्लस हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 लोग हैं, 4 लोग के हिसाब से 5 वर्ष, क्योंकि सभी की एज में 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। तो ये कितना है? ये है 180 प्लस 20। तो अभी टोटल कितनी एज है? 200। अभी 200 है टोटल एज। अब देखो जब ई उनके साथ जुड़ता है तो औसत, पांचों का औसत मिला के 49 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी जो है उनकी तो एज अभी 200 है टोटल, प्लस कर दो आप इसमें ई। जब ई जुड़ेगा तो 4 ये पहले से है 200 में, एक और बढ़ गया तो 5 हो जाएगा, और इसकी औसत आयु कितनी है? 49। तो ये कितना है? यह है 200 प्लस ई इक्वल टू 49, और जो 5 है 5 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है 200 प्लस ई इक्वल टू 9 5 जा 45 का 5 4, 9 4 जा 20 24। ये बचा ई, 200 को आप इसको लाके इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ई की वैल्यू आ जाएगी 45 वर्ष। तो ई कितने साल का है? ई है 45 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कई पेपर में देख लिया हूँ, कई पेपर में पहले के, और ये अभी अभी 23 में भी आया ही हुआ है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज, मतलब एक समबाहु त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर है,
एक समबाहु त्रिभुज पर वर्ग बनाया गया। एक समबाहु त्रिभुज पर वर्ग बनाया गया। ठीक है, वर्ग बना देते हैं। देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। प्रत्येक भुजा पर बोला था, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा पर वर्ग बन गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखो ये आपको रेक्टेंगल जैसे दिख रहा होगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है। कंफ्यूज मत हो जाना, डायग्राम है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं ना फिर। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये। शॉर्टकट में लिख देता हूँ तो जगह कमी होगा आगे। ये टी है और ये एस है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये होगा, बस तुम्हारी भाभी का नाम भी टी एस है ना, ऐसे ही बता दे रहा हूँ तुम लोग को। देखो क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताओ। प्रत्येक भुजा मतलब ये भी 8, तो ये भी 8, तो ये भी 8। जब ये सब 8 है और ये 8 है, इससे लगा हुआ जब ये है स्क्वायर, तो इसकी ये भुजा 8 हो जाएगी सबकी। मतलब सारी भुजा 8 क्या है, सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इतना हमारा क्लियर हो गया। ये एक ट्राइंगल है, इसकी प्रत्येक भुजा में एक वर्ग बना है। ट्राइंगल की जब भुजा 8 है तो जब उस भुजा से लग के ही वो वर्ग बना है तो उसकी भुजा 8 हो जाएगी। एरिया निकालना है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। देखो जो रेक्टेंगल जो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस ट्राइंगल करोगे, ट्राइंगल करोगे है ना, तो देखो स्क्वायर का मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है स्क्वायर का। स्क्वायर का जो आपका क्षेत्रफल है, तीन स्क्वायर है तो 3 बार क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एक का ए स्क्वायर, दूसरे का ए स्क्वायर प्लस तीसरे का ए स्क्वायर। तो क्या बना, देखो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हुआ देखो 64 प्लस 64 प्लस 64। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 12 2 और 18 1, 192, 192। ठीक है, देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर सही रहेगा। मैं आगे आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ट्राइंगल का भी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लेकिन अब ट्राइंगल का देखो, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हमको एस निकालना पड़ता है। और एस कैसे आता है, एस आता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करने से। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो देखो एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 8 8 है ना सब, 8 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 2। तो एस की वैल्यू निकल के आ गई 24, 24 में से 24 2 से जाएगा तो कितना होगा 12, ये आई वैल्यू। अब ट्राइंगल का फॉर, ये जो ट्राइंगल है मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ट्राइंगल का एरिया। ये तो आपका स्क्वायर का एरिया हो गया नीचे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक रूट लोगे, उसके अंदर एस लिखोगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोयल की आवाज आ रही है क्या, आज बहुत अच्छा कोयल बोल रही है। देखो एस क्या है, एस है 12, फिर क्या है 12। अब देखो साइड तो 8 है तो सब में 8 ही माइनस करोगे ना, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। तो देखो अब आपके पास कितना निकल के आया, यहां से क्या बना, तो यहां से बना आपका 12 इंटू, यहां से क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर मैं इस 12 को तोड़ता हूं तो इस 12 को मैं कैसे तोड़ पाऊंगा, 3 इंटू 4 कर पाऊंगा, ताकि मेरा स्क्वायर खुल जाए ये और अच्छे से। तो देखो मैं यहाँ से कितने स्क्वायर बाहर, ये स्क्वायर इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये क्या है, एक बार 4, एक बार 4 और अंदर रूट 3। तो क्या बना 16 अंडर रूट 3। तो ये देखो 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या निकला, तो ये निकल के आया 192 प्लस 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10वां नंबर का क्वेश्चन कि वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि निकालनी है, मतलब पेरीमीटर। तो देखो सर्कल का पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बताया था 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका रेडियस हमको दे दिया है 5, रेडियस हमको 5 दे दिया है, तो ये होगा 2। आर है जो, आर की जगह आप वैल्यू खोलोगे तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और रेडियस की जगह 5 हो जाएगा। तो देखो जब 7 मत काटो, मत काटो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तो देखो ये क्या है, ये 5, 5 का इंटू 2 से करूंगा 10, 10 का इंटू इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 220/7। 7 से जब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 7 3 21 होता है।
7 3 जा 21, 10 बचा, 7 1 जा 7, 3 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 30 हुआ, 31.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये सारे 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे छोटे सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, है ना। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो, कोई एग्जाम का पेपर हो जो आपसे ना बन रहा हो, तो वो भी बता भेज देना मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा। एक एक करके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका मंडी का एग्जाम का था, सहायक संचालक का, ये आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।